स्वागत है दोस्तों आपका तरगाई स्पीसीज चैनल पे। मैं निकेत सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन के बारे में। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि जो एनुअल सेशन थे ये क्यों होते थे। क्या ये एक गैदरेंस हुआ करती थी प्रोमिनेंस लीडर की जहां पे ये लोग एंजॉयमेंट का क्या करते थे? बिल्कुल नहीं। ये जो एनुअल सेशन हुआ करता था इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी प्रोमिनेंट पर्संस के द्वारा कि कैसे हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये हुआ करती थी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज ला रही है, अगर वो पॉलिसीज गलत हैं तो उसको हम कौन से नेशनल मूवमेंट्स के थ्रू अपोज कर सकते हैं। तो चौथी चीज इसमें ये हुआ करती थी कि इसमें कई सारे नए लीडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती थी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि कई सारे नए लीडर्स अपने आप को आईएनसी में रिप्रेजेंट किए। चौथी चीज इसमें ये होती थी कि स्ट्रेटेजी बनाई जाती थी कि कैसे देश के लोगों को नेशनल मूवमेंट्स के साथ जोड़ा जाए और आजादी हमको मिले। आईएनसी का बहुत बड़ा रोल रहता है हमको आजादी देने में, आजादी मिलने में। तो आज हम 1885 से लेके 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन हुए उनको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन दूसरी चीज हमारे दिमाग में ये भी आनी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी और किसने बनाई। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनाई थी एओ ह्यूम ने। कब बनाई थी? 1885 में। अब ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। वो रिटायर होते हैं और इंडिया के जो प्रोमिनेंट जो नेशनलिस्ट लोग रहते हैं उनके साथ मिलके एक बनाते हैं क्या, आईएनसी बनाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया में जो इलाइट ग्रुप था, जो पढ़े लिखे लोग थे जैसे कि एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर, वो सारे लोग अपने आप को इंडियंस होने के बाद भी इनको सेकेंड क्लास फील होता था और इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। बीइंग एज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। इसकी डिमांड करने के लिए ये सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जाके एओ ह्यूम के साथ मिलते हैं और आईएनसी का गठन करते हैं। लेकिन तीसरी चीज दिमाग में ये आती है कि एक ब्रिटिशर्स ने क्यों एक ऐसा स्टेज बनाया जो बाद में जाके इंडिया को फ्रीडम दिलाती है। तो बेसिकली कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तब के वॉइसरॉय 1885 के वॉइसरॉय लॉर्ड डर्फिन ने इनको एओ ह्यूम को बोला था कि आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो हमारे इशारे पे चले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तरीके से चले, ना कि ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए जैसा कि 1857 में हुआ था, रिवोल्ट जैसा, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को भारी नुकसान मिल जाए। तो लेकिन ये एक थियरी है, लोग इसको बोलते हैं कि ये एक थियरी है। लेकिन जो एक ये भी थियरी है कि जो बिपिन चंद्रपाल जी अपनी बुक में ये भी लिखते हैं कि इंडियन नेशनलिस्ट यूज्ड एओ ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर टू सेट अप कांग्रेस। बेसिकली फॉर एग्जांपल, आपको लगता है क्या कि कांग्रेस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को रहने देती जिसमें कोई ब्रिटिशर्स हो ही ना? तो क्या करते हैं नेशनलिस्ट लोग, जाते हैं एओ ह्यूम से मिलते हैं, वो एक ब्रिटिशर्स रहते हैं तो उनसे मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है वो उसमें इंटरफियरेंस ना करे, उसमें रोक टोक ना करे। इसकी वजह से आईएनसी सक्सेसफुल रहती है। ये किसका कहना रहता है? ये कहना रहता है बिपिन चंद्रपाल जी का। और ये बिपिन चंद्रा जी का, मैंने बिपिन चंद्रपाल बोल दिया, इससे माफी मांगूंगा, बिपिन चंद्रा जी का, ठीक है। तो ये एक इनकी थियरी रहती है। आगे चलते हैं हम लोग। चौथी चीज ये मैं पूछूंगा कि आईएनसी आने से पहले भी क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन तो थी। जैसे बॉम्बे एसोसिएशन जो फॉर्म हुई थी 1852 में, द पूना सार्वजनिक सभा जो फॉर्म हुई थी 1867 में, इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में फॉर्म हुई थी। लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गए। क्यों फेल हुए? क्योंकि ये जो है ये एक साथ यूनाइट होकर रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ये डिफरेंट प्रोविजंस को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि एक प्रिंसिपल है, हम प्रिंसिपल के पास गए, एक ही मैटर्स को लोग अलग अलग लोग डिमांड कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल तो मानेगा नहीं, बोलेगा इतनी छोटी सी बात मैं कैसे मान लूं। लेकिन यही पूरी क्लास सब लोग एक साथ मिल के जाके डिमांड करेंगे कि नहीं ये चीज तो होनी चाहिए, तो शायद से प्रिंसिपल को बात माननी पड़ेगी। इसलिए आईएनसी फॉर्म होती है और आईएनसी की बात इसलिए सुनी जाती है। आते हैं अपने पहले आईएनसी सेशन पे। कब हुआ था ये हुआ था 1885 में। किसके द्वारा चेयर किया गया था? ये चेयर किया गया था डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा।
कहाँ पे किया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ था ये? बॉम्बे था। एक फैक्ट इसमें बता देता हूं मैं कि जो आईएनसी का पहला सेशन था ये होने वाला था पुणे में, लेकिन ये पुणे में ना होके बॉम्बे में कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि जो पुणे है वहां पे कॉलरा आउटरेज हो जाता है, काफी लोगों की डेथ हो जाती है, और इसके चलते आईएनसी का जो सेशन है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बे में। अब इसमें कई सारे प्रोमिनेंट लीडर रिप्रेजेंट है, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और टोटल 72 डेलीगेट्स रिप्रेजेंट थे, मतलब वहां पे थे तो कई सारे अलग अलग प्रोविंस से। ठीक है, ये सारी चीजें थी पहले आईएनसी सेशन से जो इंपॉर्टेंट था। ये हिंदी वालों के लिए है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने दूसरे आईएनसी सेशन के तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको चेयर कौन करता है? इसको चेयर करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में 1886 में। आप हर एक आईएनसी सेशन में ये देखेंगे कि सारा आईएनसी सेशन दिसंबर में हुआ था, और आईएनसी सेशन मोस्टली 27 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में ही होता था, मतलब या 27 को या 28 को होता था। ठीक है, अब इसको प्रेसिडेंट कौन किया? इसको दादा भाई नौरोजी किए। अब इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि इसमें कुल 436 डेलीगेट्स अवेलेबल थे। मतलब आप देखिए 72 से लेके 40 पहले 72 थे, अब सीधा कितने हो गए? 436। मतलब आईएनसी वाज गेटिंग मोर पॉपुलर। एक ही साल में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 72 से सीधा 400 लोग आ गए। तो अब आईएनसी में एक चीज और हुई थी कि इस सेशन में जो इंडियन एसोसिएशन है उसको मर्ज कर दिया गया आईएनसी के साथ, जिससे आईएनसी और भी वाइडर हो गई, उसका रिप्रेजेंटेशन और भी वाइडर हो गया, और हर देश के कोने कोने में लोग इसको जानने लगे। ठीक है, ये हिंदी में है, हिंदी में आप देख सकते हैं। आते हैं अपने थर्ड आईएनसी सेशन की तरफ। थर्ड आईएनसी सेशन में जो हुआ था 1887 में। कब से कब तक? 27 से लेकर 28 के बीच में। मैंने बताया था कि दिसंबर में ही होता था। अब ये कहां पे हुआ था? तीसरा हुआ था मद्रास में, याद रखना मद्रास में हुआ था। पहला कहां हुआ? बॉम्बे में। दूसरा कहां हुआ? बताओ दूसरा कहां हुआ? दूसरा हुआ था कलकत्ता में, और तीसरा कहां हुआ? तीसरा मद्रास में हुआ। ठीक है, ये 3-4 स्टार्टिंग के तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना। आज चेन्नई का जो है मद्रास उसको बोलते थे। अब इसको चेयर कौन कर रहे थे? इसको चेयर कर रहे थे बरुद्दीन तैयब साहब। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज रखती है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड स्ट्रॉन्ग एडवोकेट द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जो तैयब जी थे, तैयब जी पहले मुसलमान थे जो इंडियन आईएनसी जो सेशन है उसको चेयर करने वाले, और ये क्या रिप्रेजेंट करते थे? हिंदू मुसलमान यूनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो बिल्कुल याद रखना है आपको कि थर्ड सेशन किसने अटेंड किया? तैयब जी ने अटेंड किया। फर्स्ट मुसलमान कौन था आईएनसी सेशन का जो चेयर किया था? तैयब जी किए थे। इसमें इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। कांग्रेस वाज बिकमिंग ट्रूली नेशनल प्लेटफॉर्म बाय इंक्लूडिंग डाइवर्स कम्युनिटी। अब क्या है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कई सारे डाइवर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रही है। तो हर एक रिलीजियस को मौका मिल रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हर लोगों को मौका मिल रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब जो आईएनसी है वो बड़ी हो रही है, वो लोगों को इसके थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब तैयब जी ने इस सेशन में क्या प्रमोट किया? इसमें आइडिया था कांग्रेस को कि इट इज मेड फॉर ऑल इंडियंस, नॉट ओनली जस्ट हिंदू एंड इलाइट ग्रुप। इससे एक चीज और आई कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदू और इलाइट ग्रुप के लिए नहीं बनी है, वो सबके लिए बनी हुई है। आते हैं अपने चौथे आईएनसी सेशन की तरफ, जो एक ब्रिटिश ने रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से आईएनसी का जो चर्चा है वो ब्रिटेन में भी होने लगा। अब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया तक सीमित नहीं रहने लगी, अब उसका नाम ब्रिटिश तक पहुंचने लगा। ठीक है, 4 सेशन देखे, लेकिन 4 सेशन में कॉमन क्या चीज थी? इन चारों सेशन में एक चीज बड़ी कॉमन थी कि जो चारों सेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अलग अलग धर्म से आते थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी हिंदू धर्म से, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से, तैयब जी एक मुसलमान धर्म से, ब्रिटेन एक क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते थे। तो यूनिटी रिप्रेजेंट होने लगी, टॉलरेंस की बात होने लगी कि हम टॉलरेट कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे होगा, नेशनल लोग यूनाइट होने लगे इसकी वजह से कि भैया कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सब लोग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सारी कम्युनिटी को। जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स तोड़ने में लगी है, आईएनसी सबको जोड़ने में लगी रहती है, और आईएनसी इसमें सक्सेसफुल भी होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ये हैं,
अब अगला जो इंपॉर्टेंट आईएनसी रहेगा वो 1905 में रहेगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से आईएनसी कौन से सेशन में कौन रिप्रेजेंट किया था। 1889 जो बॉम्बे में हुआ था उसको किए थे विलियम वेंडरबर्ग ने किया था। 1819 में कलकत्ता में हुआ था जिसको किया था फिरोज शाह मेहता ने। 1891 का नागपुर में हुआ जिसको चेयर किया पी आनंद चरलू जी ने। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको 100% याद कर लेना। 1892 का हुआ था इलाहाबाद में, कौन किया इसका चेयर कौन किया था? इसको किया था डब्ल्यूसी बनर्जी। अब ये दूसरी बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यूसी बनर्जी, तो पूछा जाएगा कि सेकंड टाइम अगर स्टेटमेंट बेस आ गया तो इसमें सेकंड टाइम इन्होंने किया। अब लाहौर को दूसरी बार वापस से कौन कर रहा है? तो जो दादा भाई नौरोजी रहते हैं ये आईएनसी सेशन को टोटल 3 बार रिप्रेजेंट किए रहते हैं, ये दूसरी बार रहता है। तीसरी बार करते हैं 1906 में लाहौर के सेशन को, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1893 में दूसरी बार करते हैं। 1894 में कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। 1895 में पूना में होता है। कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी करते हैं। 1896 कलकत्ता में होता है। 1897 अमरावती सी शंकर नैयर करते हैं। 1898 में मद्रास में, 1899 लखनऊ में, 1900 में लाहौर में, 1901 में कलकत्ता में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरी बार वापस से कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1902 में, ठीक है। 1903 में मद्रास में हुआ, 1904 में बॉम्बे में हुआ, ठीक है। और उसको कौन किया? हेनरी कॉटन ने किया। आपने एक चीज देखी इसमें बहुत कॉमन है। क्या कॉमन है? कि जो ये सेशन हो रहा है अगर किसी प्रोविंस में हो रहा है, जैसे मान लो कि मद्रास में हो रहा है, तो जो लीडर उसको चेयर कर रहा है वो मद्रास का नहीं है। जैसे कलकत्ता में हो रहा है तो कलकत्ता में जो लीडर चेयर कर रहा है वो कलकत्ता का नहीं है। मतलब जो जिस प्रोविंस में चेयर किया जाएगा उस प्रोविंस का बंदा नहीं होगा, उसको कोई और चेयर किया जाएगा। इसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, स्प्लिट, सूरत का स्प्लिट, उसको भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। आप आते हैं 1905 के आईएनसी सेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन है जो कहां पे हुआ था? जो बनारस में हुआ था। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी को हम क्या कहते हैं? ये हैं गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन जो थे, जो वॉइस रॉय थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया बंगाल का पार्टीशन। कब? 1905 में। इसी पार्टीशन को लेके आईएनसी ने अनाउंस कर दिया क्या? स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस कर दिया। ग्रोइंग टेंशन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब इसी सेशन में क्या हुआ? जो एक्सट्रीमिस्ट है, अब कैसा है कि सिंपल चीज है, जब आईएनसी फॉर्म हुआ 1885 में, और 1885 से लेके टिल 1905 तक आईएनसी को रूल कौन करता है? मॉडरेट ग्रुप करता है। लेकिन 1905 में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आता है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और कई सारे प्रोमिनेंट लीडर्स वो रहते हैं। वो 1905 से लेके 1916 तक टोटल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट सूरत ऑफ स्प्लिट के बाद कांग्रेस से बाहर चले जाते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट आता है, ठीक है। तो देखते हैं अब एक्सट्रीमिस्ट की क्या डिमांड थी। एक्सट्रीमिस्ट की यह डिमांड थी जो स्वदेशी मूवमेंट है वो सिर्फ बंगाल तक ना रहे, इसको हम लोग पूरे इंडिया में फैलाए। इसको हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड से, जैसे प्रेजुडिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के थ्रू नहीं, अलग अलग तरीके से बायकॉट करके, ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डाल के, जबरदस्ती करके स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू हम लोग क्या करें? स्वराज हमको मिले, सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करने लगे, ठीक है। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे मॉडरेट ग्रुप के, वो किसको एडवोकेट करते थे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की तरफ एडवोकेट करते थे, ठीक है। अब ये डिड नॉट ओपनली सपोर्ट बायकॉट स्वदेशी मूवमेंट टू डायरेक्टली एजेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हुई आईएनसी के सेशन में 1905 में। एक झड़प हो चुकी थी 1905 में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। अब ये एक स्टेज बन जाता है किसका? सूरत स्प्लिट का, जो होता है 1907 में। अब क्या होता है कि 1906 में अभी भी कैसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप डिमांड कर रहा है कि भैया अब जो है एक ऐसे लीडर को बनाना चाहिए जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से रिप्रेजेंट करे। तो आईएनसी क्या करता है कि एक ऐसे लीडर को आईएनसी चेयर करने के लिए देता है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप दोनों उनको पसंद करते हो। तो 1906 में दिसंबर के महीने में कलकत्ता को चेयर करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये इनका 3rd टाइम था, ठीक है। तीसरी बार ये चेयर करते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो पार्टीशन हुआ रहता है बंगाल का 1905 में, उसमें इन्होंने यहाँ पे डिसाइड होता है कि अब हम स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट जो मूवमेंट चल रहा है उसमें और हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यहाँ से पहली बार डिमांड हुई
सेल्फ रूल की बात की गई। जैसे मॉडरेट लाइक गोखले जी स्टिल प्रेफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक है, अब क्या हो गया कि जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, स्टूडेंट्स को और लीडर्स को पकड़ के जेल में डालने लगे, सब सजा मिलने लगी सबको। तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश मॉडरेट ग्रुप रहता है और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप डिमांड करने लगता है कि भैया ये गलत हो रहा है, अब हमको और अलग तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, पहली बार स्वराज जैसी चीजें, स्वराज पहली बार आया था। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, अब तीसरा आते हैं अपने 1907 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1907 के सेशन को बोला जाता है स्प्लिट ऑफ सूरत। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आईएनसी है दो पार्ट में बढ़ गया था, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक मॉडरेट ग्रुप। तो सर्दी का महीना था 1907। अब क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है सूरत में। बेसिकली क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है मॉडरेट ग्रुप के द्वारा कि हम लोग है जो आईएनसी का सेशन है वो सूरत में रखेंगे। इसकी वजह से जो डिमांड थी कि बाल गंगाधर तिलक को चेयर करना है आईएनसी, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईएनसी का रूल था जिस प्रोविंस में आईएनसी सेशन होगा उस प्रोविंस का वहां के लोग चेयर नहीं कर सकते। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और इस साइड के जो स्वराज था वहां से आते थे, तो इसकी वजह से वो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सके और यहीं पे हो जाता है झड़प। और क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में हाथापाई हो जाती है, ये भी माना जाता है और ये बात सच है कि कुर्सियां फेंकी गई थी एक दूसरे के बीच में। और अब यहाँ से जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, जैसे लाल बाल पाल ट्रायो बन जाता है एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, और राज बिहारी इसको प्रिसाइड करते हैं और ये कंप्लीट किया जाता है। 1907 तक हमने देख लिया। अब हम 1907 से लेके 1915 तक चलते, क्योंकि अगला जो इंपॉर्टेंट है 1916 में होता है। तो 1908 में इसको कौन चेयर करता है, मद्रास में राज बिहारी बोस वापस से करते हैं। 1909 में लाहौर में होता है, मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। 1910 में इलाहाबाद में होता है। 1911 में कलकत्ता में होता है, जिसको चेयर करते हैं बीसेन नारायण धर। 1912 में होता है बंकिमपुर आर.एन. मधुकर जिसको चेयर करते हैं। 1913 में वापस होता है, कराची में होता है, ये इसको सैयद मोहम्मद जी करते हैं। 1914 में मद्रास में वापस होता है, इसको चेयर करते हैं भूपेंद्र नाथ बोस। 1915 में बॉम्बे में होता है, इसको चेयर करते हैं एसपी सिन्हा जी। अब आते हैं हम 1916 में, जो हुआ था लखनऊ में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। अब लखनऊ पैक्ट क्यों कहा जाता है, 1907 के बाद, सूरत स्प्लिट के बाद, एक सेकेंड ना दोस्तों, पानी पी लो यार, प्यास लग गई। तगड़ी गर्मी है। तो 1916 के बाद, जो 1916 है, 1907 के बाद जब ब्रिटिश जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट। अब क्या होता है कि वापस से उन लखनऊ में लखनऊ पैक्ट होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट है, दोनों लोग मिलते हैं, यूनाइट होते हैं। इवन फॉर द फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम लीग बनी थी वो भी आईएनसी के साथ जुड़ जाती है। इससे ये चीज दिखता है कि इंडिया यूनाइट हो गया। सेल्फ गवर्नेंस और आजादी की तरफ डिमांड करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाती है कि 1909 में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो इंडिया एक बोलते हैं ना कि बीच में आग लगा दिया। यूनाइट, जो मुसलमान और हिंदू लोग थे वो यूनाइट थे, लेकिन 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरल का ला दिया था, जो मुसलमान लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल था, उसके बाद ये मुस्लिम लीग फॉर्म हो जाती है। मुस्लिम लीग अलग डिमांड करती है, लेकिन लखनऊ पैक्ट होता है, वहां पे मुस्लिम लीग जुड़ जाती है, किसके साथ, आईएनसी के साथ। तो पॉलिटिकल गोल, जो कॉमन पॉलिटिकल गोल रहता है वो अब डिमांड होने लगा। पॉलिटिकल गोल क्या रहता है, सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडियंस, रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक, अदर एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं वापस से। एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोल्स, कांग्रेस जो है एग्रीड कर देती है किस पे, इलेक्ट्रोल्स पे। जो 1909 में मुस्लिम लीग को जो सेपरेट इलेक्ट्रोल मिला था उसको एक्सेप्ट कर लेती है आईएनसी, और उसके रिगार्ड में कोई प्रोटेस्ट ना करने की बात कहती है। चौथा, हाई पॉइंट, इंडियन मुस्लिम यूनिटी इज मार्क्ड एज द रेयर मूवमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल यूनिटी
showing the British that Indian could stand united। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स को दिखेगा कि भैया जो हिंदू और मुसलमान है वो एकत्रित रह सकते हैं, अभी भी हम हैं। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी आप देख लेना बढ़िया से। अब 1917 के आईएनसी सेशन के ऊपर आते हैं। पहली बार कोई वुमेन आईएनसी सेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट वुमेन टू चेयर द आईएनसी सेशन, तो वो थी एनी बेसेंट। कब की थी? 1917 में। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। अब क्या होता है इसके बाद? होम रूल लीग डिमांड होने लगती है, होम रूल लीग मूवमेंट चालू हो जाता है। 1917 में बाल गंगाधर तिलक, 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में लॉन्च करती हैं होम रूल मूवमेंट, और 1917 में महाराष्ट्र में लॉन्च करते हैं, कौन? बॉम्बे में लॉन्च करते हैं बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब यहां से एक चीज और नोटिस में आती है आईएनसी का, कि आईएनसी जो है वो अब वुमेन रिप्रेजेंटेशन की देख रही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब तक हमने देखा कि कैसे आईएनसी कई सारे रिलीजियस को कई सारे रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस को दिखा रही थी, अब वुमेन्स भी रिप्रेजेंट करने लगी। ठीक है, एनी बेसेंट वाज द अंडर इंटरमेंट बाय द ब्रिटिश येट मेड प्रेसिडेंट इन हर एब्सेंस, शोइंग पब्लिक सपोर्ट फॉर हर रोल। अब एनी बेसेंट को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो घर में बंदी बना के रखी थी, नजरबंदी करके रखी थी, लेकिन उसके बाद भी ये चेयर करती हैं और दिखाती हैं कि मेरा सपोर्ट है इंडियंस के लिए। ठीक है, अब इसमें चीजें हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आईएनसी सेशन हुआ था, वो हुआ था 1919 में, जिसको चेयर किया था मोतीलाल नेहरू ने। और कब हुआ था? अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, अब क्या हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। इस जलियांवाला बाग में स्क्वायर में को अपोज करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस और डिमांड करती है कि जनरल जो डॉयर हैं उन पे कुछ एक्शन लिया जाए। इन्हीं के प्रेशर के चलते हंटर कमीशन स्टैब्लिश होती है। हंटर की कमीशन बाद में जनरल ओडॉयर को बोलती है, जनरल ओडॉयर अपनी सफाई देते हैं हंटर कमीशन को। ठीक है, इसको प्रेसाइड कौन किया था? मोतीलाल नेहरू, जैसे मैंने बताया। ठीक है, द सेशन ये भी हो चुका। अब कांग्रेस आल्सो क्रिटिसाइज द रॉयल एक्ट एंड सपोर्टेड गांधी जी कॉल फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब जैसे जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग के पहले रॉयल एक्ट आया था। उस रॉयल एक्ट में जो रॉयल एक्ट था, उसी रॉयल एक्ट को अपोज करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। उसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1919 में अपोज करती है। जनरल ओडॉयर। इनको मार देते। इनको कौन मारता है? इनको मारते हैं सरदार उधम सिंह, जिनको बाद में 1942 और 41 में ब्रिटेन में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, आते हैं अब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के ऊपर। ये होता है 1920 में। कहाँ होता है? नागपुर में। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें अमेंड किया जाता है और नई चीज लाई जाती है। इसमें क्या होता है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी स्टैब्लिश की जाती है और जिसमें एक जो एक्सक्लूसिव डिसीजन लिया जा सके। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज। अब इसमें क्या हुआ? प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी बनाई गई जो अलग अलग प्रोविजन को रिप्रेजेंट करेगी। किसके बेसिस पे? लैंग्वेज बेसिस पे। विलेज लेवल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे हुई? 1920 के सेशन में हुई। अब 1922 के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि 1922 का जो सेशन है वो होता है बिहार में। इसको चेयर कौन करता है? सीआर दास करते हैं। आईएनसी जो सीआर दास रहते हैं, इस टाइम इलेक्शंस होते हैं, तो जो ये सीआर दास रहते हैं और मेहता जी रहते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जाके उसकी पॉलिसी को अपोज करें। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रहती है वो बोलती है कि नहीं, हम बाहर से रह के अपोज करेंगे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि विद इन द गवर्नमेंट हम लोग एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे, स्वराज पार्टी, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, मतलब विद इन द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस सेशन के ड्यूरेशन में फॉर्म होता है स्वराज पार्टी। और एक चीज इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट रहती है, जो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप रहता है, संथाल ग्रुप, इसको पहली बार रिप्रेजेंट करता है, पहली बार ये पार्टिसिपेट करता है आईएनसी सेशन में। आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन में 1924 में हुआ था। कहाँ पे? बेलगाम में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको चेयर किया था महात्मा गांधी जी ने, मोहन करमचंद गांधी जी ने।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसको मोहन करमचंद गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था। It was the time to internal division within the Congress between Swarajist and legislative participation. Non-Congress focused on the constructive work. ठीक है, अब इनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगी वापस से, जैसे सूरत ऑफ स्प्लिट होने वाला था तो वहां पे दादा भाई नौरोजी को लाया गया, तो यहाँ पे गांधी जी को लाया गया कि भैया झगड़ा ना करो, जो है हम मिल बांट के काम करेंगे। ठीक है, अब ये हुआ। अब 1928 में दिसंबर में होता है कलकत्ता का सेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ठीक है, इसको भी ये जो मोतीलाल नेहरू थे, मेरे से गलत हो गया था, सॉरी। ठीक है, आते हैं कांग्रेस एक्सेप्टेड द डोमिनेंस स्टेटस एज द गोल। अब इस सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया डोमिनेंट स्टेटस को गोल, अपना नया गोल डिसाइड किया कि हमको चाहिए डोमिनियन स्टेटस। वांट द फुल इंडिपेंडेंट इफ नॉट ग्रांट जो डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, और ये वार्न किया गया कांग्रेस ब्रिटेन गवर्नमेंट को कि अगर हमको आप नहीं दोगे तो हम पूरे फुल इंडिपेंडेंस हमको चाहिए। शार्प डिबेट टुक प्लेस बिटवीन द मॉडरेट लीडर एंड यूथ लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हु वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो क्या हुआ कि अब जो है वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में लड़ाई चालू हो गई। क्यों चालू हो गई? जो यूथ लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग को डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं, ये बोलते हैं हमको चाहिए पूरा स्वराज, हमको फुल गवर्नमेंट चाहिए, हमारा देश आजाद होना चाहिए, ये डिमांड होने लगा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू खुद आईएनसी को चेयर करते हैं, कहां पे? लाहौर में, जहां पे पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, जिसका अल्टीमेट गोल रखा गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कहां पे? 1929 में लाहौर में। ठीक है, ये 26 जनवरी 1929 was declared Independence Day when the people across India take place to fight for the freedoms। तो ये डेट याद रखनी है, 26 जनवरी 1930 को जो नेहरू जी है इसको डिक्लेयर करते हैं एज इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, द स्टेट वाज सेट अप टू सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी वुड लॉन्च सून द साल्ट सत्याग्रह। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो लास्ट रहेगा आज का, 1931 को जो हुआ था कराची में, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया था। आज के लिए बस इतना ही। ये बहुत ही डेप्थ था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने कवर कर लिया। आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और डेली वहां पे एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।